इसमें मैंने आपको बताया था कि हिंदी में कहानी, उपन्यास, ग्रंथ, वेद, शास्त्र, कविता, नाटक जो सब लिखी जाती हैं उसे साहित्य कहा जाता है। ठीक है, तो इन साहित्य को लिखने वाला साहित्यकार कहलाता है। साहित्य को लिखने वाला साहित्यकार, कहानी को लिखने वाला कहानीकार, ठीक है, उपन्यास को लिखने वाला उपन्यासकार। ठीक, तो इन साहित्य को लिखने वाले कई लोगों में से विष्णु प्रभाकर एक वरिष्ठ साहित्यकार थे। वरिष्ठ माने जाने पहचाने बड़े, ठीक है, साहित्यकार थे। इन पर आर्य समाज का प्रभाव बचपन से ही था। आर्य समाज आपको आगे चल के बताया जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो इन पर सबसे ज्यादा आर्य समाज का प्रभाव पड़ा। इनकी प्रकाशित कहानियों में संघर्ष के बाद, इनने कौन सी कहानी लिखी है? ये संघर्ष के बाद। विष्णु प्रभाकर ने एक संघर्ष के बाद ये कहानी लिखी है। और धरती अब भी घूम रही है, धरती अब भी घूम रही है, ये भी ने लिखी है। और आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा भी इनने लिखा है। निशांत, एक कौन सी रचना लिखी है कहानी? निशांत। और अर्धनारीश्वर, अर्ध माने आधा, नारी माने औरत, और ईश्वर माने देवता। मतलब ऐसे देवता जो आधी नारी हैं, यानी शिव जी। ठीक है, शिव जी, शंकर जी को देखिए ना, आधा उनका नारी का है, आधा उनका पुरुष का है। तो एक अर्ध नारीश्वर भी इनने लिखा, अर्ध नारीश्वर। समझ में आया? ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। इनकी विष्णु प्रभाकर की, किसकी है ये? विष्णु प्रभाकर की। समझ में आया? चलो देखें, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। ख्याल माने ध्यान, ख्याल माने ध्यान। जीमते माने भोजन करते, भोजन करते। उदास माने हतोत्साहित, उदास माने हतोत्साहित। और तंग, तंग माने सकरा, तंग माने सकरा। उपवास माने व्रत, कल पढ़ा था ना व्रत। उपवास उर्दू में रोजा बोलते हैं। हाँ, शुक्रिया माने धन्यवाद। क्या बोलते हैं? धन्यवाद। समझ में आया? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाबू गजनंदन लाल के रंग रूप का वर्णन कीजिए। बाबू गजनंदन लाल शरीर से बहुत ही मोटे थे, जिनका वजन 1 क्विंटल था। वह धम्मक चाल से चलते थे। उन्हें दूसरों के मजाक का वह बुरा नहीं मानते थे। समझ में आएगा? तंग महरी का पैंट पहनते थे। तो ये है उनके रंग रूप के बारे में। ठीक, वर्णन कर दिया। बाबू गजनंदन लाल ने बस में चढ़ना क्यों बंद कर दिया? जब वह कॉलेज में पढ़ाते थे, नई बसें आई तो उनके गेट बहुत तंग थे। एक बार वह बस में फंस गए। कंडक्टर ऊपर से चीख रहा था, सवारियां नीचे से चिल्ला रही थीं। तभी से उनका काफी उपहास हुआ। उपहास माने मजाक हुआ, हंसी उड़ाई गई। तब से उन्होंने बस में चढ़ना बंद कर दिया। समझ में आ गया?
बाबू गजनंदन लाल बारात में सबके आकर्षण का केंद्र क्यों बने हुए थे? बाबू गजनंदन लाल बारात में सबके आकर्षण का केंद्र इसलिए बने हुए थे क्योंकि वह सबसे मोटे थे, उनकी आवाज भी अजीब थी, सब लोग उन्हें गणेश की तरह समझ रहे थे, सब लोग उन्हें गणेश की तरह समझते थे और सभी लोग उनका ध्यान रख रहे थे, इसलिए आकर्षण का केंद्र हो जाते। बहू के ना हंसने पर बाबू गजनंदन लाल ने क्या कहकर बहू को हंसाया? बहू जब हंस नहीं रही थी तो बाबू गजनंदन लाल धमक चाल से अंदर आए और हाँफते हुए उन्होंने कहा कि नाना बेटी हंसना मत, मोती बिखर जाएंगे या मोती झड़ जाएंगे, यही कहा और बहू हंसने लगी। शुक्रिया से मेरी भूख नहीं मिटने वाली, ऐसा बात बाबू गजनंदन लाल ने क्यों कहा? जब फोटोग्राफर ने बाबू गजनंदन लाल से कहा कि बाबूजी आपने जो सब लोग नहीं कर पाए वो आपने कर दिखाया, इसके लिए शुक्रिया, तब बाबू गजनंदन लाल ने कहा कि हमारी शुक्रिया से भूख नहीं मिटने वाली, हमारा भी एक फोटो वर वधू के साथ खींचो, मैं अपनी माँ को घर पर जाकर दिखाऊंगा कि मैंने अपना कितना ख्याल रखा है। बाबू गजनंदन लाल आपको कैसे लगे अपने शब्दों में लिखिए। बाबू गजनंदन लाल एक हास्य या हंसी या मजाक को सहन करने वाले बड़े शांत हंसमुख स्वभाव के थे, शांत भी थे, हंसमुख स्वभाव के थे और मजाक को पसंद करने वाले थे, किसी का बुरा नहीं मानने वाले थे और खाने में नंबर 1 थे, ठीक है, खाने में सबसे आगे थे, बात करने का भी तरीका उनका बहुत अच्छा था, ठीक है, हमें तो उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा, जो आपको लगा हो तो आप लिख देना। वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेरा नाम गजनंदन लाल है और उसका मतलब होता है हाथी का बच्चा। समझ में आ गया? तुम आजकल के छोकरे मिठाई से तुम्हें सख्त परहेज है। कौन लिख रहा? परहेज है, वो तो लिखेगा। नाना बेटी हंसना मत, मोती झड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? मोती झड़ जाएंगे। जब नाश्ते का बुलावा आया तब भी वह सबसे आगे थे और जीवते समय भी सबके बीच में गणेश की तरह डटकर बैठे थे। किसकी तरह? गणेश की तरह, ठीक है, गणेश देवता की तरह। भाषा अध्ययन देखिए। निम्नलिखित शब्दों को हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। हिंदी समानार्थी। ख्याल का क्या होता है? ध्यान। ख्याल रखना यानी ध्यान रखना। कंडक्टर, कंडक्टर माने होता है टिकट काटने वाला, होता है ना, टिकट देने वाला। कॉलेज माने विद्यालय, महाविद्यालय। शुक्रिया माने धन्यवाद। शुरू, शुरू माने प्रारंभ। जमाना, जमाना माने क्या होता है? जमाना, जमाना माने समय। कैसा जमाना आ गया है यानी कैसा समय आ गया है, ठीक है, जमाना यानी समय। मतलब, मतलब माने अर्थ, मतलब यानी अर्थ। बैलेंस माने संतुलन। बैलेंस कौन सा शब्द है? आगत शब्द है ना, विदेश की भाषा से आया है, विदेशी शब्द है ना। कौन सी भाषा से आया है? विदेशी। तो विदेश की कौन सी भाषा? इंग्लिश। बैलेंस माने संतुलन नहीं होता, इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस, ठीक। तरह तरह के युग्म शब्द देखो, तरह तरह शब्द जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तरह और तरह दोनों के बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है। तो तरह तरह युग्म शब्द में तरह शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है, तो तरह तरह युग्म शब्द बन गया है। जब एक ही शब्द 2 बार आ जाता है तो उस शब्द को पुनरुक्त शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? पुनरुक्त शब्द। 2 बार प्रयोग किया गया, पुनः धन उक्त, उक्त माने प्रयोग करना, 2 बार प्रयोग करना पुनरुक्त कहलाता है।
दोहराना या दो बार आना पुनरुक्त शब्द कहलाता है। इस पाठ में कई पुनरुक्त शब्द आए हुए हैं, उनकी सूची बनाइए। बना लोगे? नहीं छांट पाओगे उसमें से सूची। इस पाठ में कई शब्द पुनरुक्त शब्द आए हैं, उनकी सूची छांटिए। बना लोगे? वर्ग सही उच्चारण कीजिए। वर्ग का में क्या दिया है? हंस। तो ये अंग की मात्रा क्या कहलाएगी? अनुस्वार। डंडा, ये कौन सी मात्रा है? अनुस्वार। पंत, अनुस्वार। गंगा, अनुस्वार। उसके बाद वर्ग खा में दे रहा है हंस। ये क्या है? तो ये हंस पक्षी है और ये अनुनासिकता प्रयोग कर दिया, तो ये क्या हो गया? हंसी, हंसना। उसके बाद गांव, गांव में अनुनासिकता। समझ में आया? उसके बाद दांत, अनुनासिकता। हाँ, तो याद रखें। मां, अनुनासिकता। यह जानिए, का वर्ग में लिखे शब्दों का उच्चारण करने से हवा नाक से निकलती है, जबकि वर्ग किसी वर्ण के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, तब हम उसे अनुस्वार कहते हैं। अंग, नाक से निकलती है अर्थात अनुस्वार नासिक व्यंजन। ऐसा व्यंजन जो नाक से बोला जाए, नासिक व्यंजन। समझ में आया? यह स्वर अथवा व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? स्वर पे भी लगाया जा सकता है और व्यंजन पे भी। स्वर पे जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर अंत, तो स्वर पे भी लगा दीजिए, और इतने व्यंजनों पे भी लगाया जा सकता है। इस स्वर को क्या कहते हैं? अनुनासिक या अनुस्वार। ठीक है। अब वर्ग खा में लिखे शब्दों में उच्चारण करने में थोड़ी आवाज, थोड़ी ध्वनि नाक से भी निकलती है और थोड़ी ध्वनि मुंह से भी निकलती है। नाक और मुंह दोनों से निकलती है, इसीलिए इसको अनुनासिकता बोलते हैं। खा में लिखे उच्चारण में हवा ध्वनि मुख के साथ नाक से भी निकलती है, तब अनुनासिकता होती है। अनुनासिकता स्वरों का गुण है। इसका चिन्ह क्या होता है? चंद्रबिंदु होता है। निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार वाले तथा अनुनासिकता वाले शब्दों को अलग अलग छांटकर लिखिए। छांट देंगे? फंसना काय में आ रहा है आपका? अनुनासिकता। हंसे, अनुनासिकता। मंडप, अनुस्वार। यहाँ अनुनासिकता। बताऊं, अनुनासिकता। वहां अनुनासिकता। संकोच, अनुस्वार। समझ में आ रहा? कंडक्टर, क्या? अनुस्वार। कंडक्टर कौन सा है? अनुस्वार। झांकने, झांकने। अनुनासिकता। समझ में आ रहा? नहीं तो यही ना सीख पॉजिटिव। जाए, अनुनासिकता। गजनंदन, अनुस्वार। गजनंदन, अनुस्वार। हाफते, अनुनासिकता। हाफते। ठीक है। मां, समझ में आया? उसके बाद मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ये थोड़ी कौन सी भाषा है? बुंदेलखंडी भाषा है ना, दूसरी भाषा है। कथन आंचलिक हिंदी भाषा का है। कौन सी हिंदी भाषा का है? आंचलिक हिंदी भाषा का। इसको मानक हिंदी भाषा में मैं आ रहा हूं। शुद्ध भाषा कौन है? मैं आ रहा हूं। तो मानक भाषा शुद्ध भाषा होती है और आपकी आंचलिक भाषा शुद्ध भाषा नहीं होती।
इस पाठ में ऐसे ही आंचलिक भाषा के शब्द आए हैं, लिखिए और कथनों की हिंदी का मानक भाषा में लिखिए। तो तू संकोच मत करियो मतलब आप संकोच मत करना, ये हो जाएगा। खूब खाइयो यानी खूब खाना। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र यानी गांव में बोली जाने वाली बोली बुंदेलखंडी के भाषा के शुद्ध भाषा में बदलना है। और आप लिखेंगे 10-15 निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठहाका लगाना यानी बहुत हंसी होना। ठहाका लगाना यानी बहुत हंसी होना। मोती झरना यानी सुंदरता बिखर जाना। मोती झरना यानी सुंदरता बिखर जाना। सिर मुड़ाते ओले पड़ना यानी विपत्ति पर विपत्ति आना। ठीक है, तो ये तो हो गए मुहावरों के अर्थ। लेकिन अगर आपको वाक्य में प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे? बाबू गजनंदन लाल की बिलबिलाती टोन को देखकर लोगों में हंसी के ठहाके लगने लगे। आ गया समझ? उसके बाद मोती झरना। बाबू गजनंदन लाल ने बहू से कहा, नाना बेटी हंसना मोती झर जाएंगे। जैसे ही बस का टायर पंचर हुआ सभी बस वाले बोलने लगे, लोग सिर मुड़ाते बोले पड़े। समझ में आया? ऐसे किया जाता है प्रयोग। ध्यान से पढ़िए और जानिए। हम जानते हैं कि जिस शब्द के जिस रूप में हम जानते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके अथवा एक अनेक उससे एक अथवा अनेक ऐसे शब्द का रूप जिससे एक अथवा अनेक का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। बताया था, ऐसे शब्द जिससे एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। और हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या है? वे शब्द जिस रूप में एक संख्या होने का बोध हो, इकाई का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, कुर्सी, पेन, टेबल, कैमरा, पंखा, एक वचन है ना। बहुवचन वे शब्द के रूप हैं जिससे एक वस्तु से अधिक वस्तुएं होने का बोध होता है, एक से अधिक। ठीक है, जैसे बालकों, किताबें, पेने, पंखे, कैमरे, टेबलें, बच्चे, ये क्या है? बहुवचन। और भी जानिए, कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लोग हमेशा बहुवचन प्रयोग किया जाएगा। लोग अकेला नहीं होता, लोग बहुवचन। प्राण, जैसे उसके प्राण निकल गए, तो प्राण एक वचन तो है लेकिन इसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसा कहते क्या? उसका प्राण निकल गया, नहीं कहते ना, उसके प्राण निकल गए। तो यानी लोग, प्राण, बाल, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। मास्टर ने हस्ताक्षर कर दिया, ऐसा बोलते क्या? नहीं, मास्टर ने हस्ताक्षर कर दिए। आई बात समझ? हस्ताक्षर कर दिए तो बहुवचन हो गया। हमने दर्शन किए, भगवान श्री राम के या शंकर जी के दर्शन किए, तो दर्शन बहुवचन में। उस ठीक है, आंसू भी बहुवचन है, बाल भी, हमने बाल कटवा लिए तो बाल बहुवचन है। अब भाववाचक संज्ञाएं देखिए, वे संज्ञाएं जिनसे किसी गुण का, भाव का, दशा का, अवस्था का पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा नहीं पढ़ी, संज्ञा पहले जानो। संज्ञा वे शब्द कहलाते हैं जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन संज्ञा 5 प्रकार की होती है, उसमें से एक प्रकार होता है भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा वे संज्ञाएं कहलाती हैं जिनसे किसी वस्तु की दशा, गुण, आकार, अवस्था, स्वभाव का पता चलता है, उसे हम गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रायः एक गुणवाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। आमों में मिठास है, तो मिठास क्या है? आम का गुण बता रहा है ना, ये आम कैसे है? मीठे। तो आम का गुण बताने वाली संज्ञा है मिठास।
तो मिठास हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती है। धातुओं का शब्द बोध, धातुओं का बोध करने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग होती हैं, जैसे सोना, लोहा, चांदी, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम। जितनी भी धातुएं हैं उन धातुओं का एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि उसने सोने खरीद लिए, उसने सोना खरीद लिया, उसने चांदी खरीद ली, उसने लोहा खरीद लिया। एक वचन नहीं हो रहा है। तो जितनी भी धातु होती हैं वे सब धातु हमारी एक वचन में प्रयोग की जाती। वचन प्रायः व्यवहार पर भी निर्भर रहता है। जैसे पिताजी से आप डेली कहते हैं कि पिताजी आ गया, या माताजी आ गई, या गुरुजी आ गया, ऐसा तो नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? व्यवहार में आप लोगों को जहां सम्मान करना पड़ता है तो हिंदी में वहां पर बहुवचन बना देते हैं। जैसे पिताजी आ गए, तो पिताजी तो एक वचन है, लेकिन फिर भी अंत में गए लगाना पड़ा, यानी सम्मान की बात है। ठीक है, माताजी आ गई, गुरुजी आ गए, प्रधानमंत्री जी आ गए, राष्ट्रपति जी चले गए। ठीक है, तो प्रायः व्यवहार पर भी निर्भर रहता है। आदर प्रकट करने के लिए, सम्मान प्रकट करने के लिए, सम्मान बताने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे बाबू गजनंदन लाल पुरानी दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में रहते थे, तो सम्मान बताया गया है गजनंदन लाल का, इसलिए तो बहुवचन प्रयोग किया है। कुछ शब्द एक वचन में रहते हैं, हंसते खिलखिलाते, जैसे हंसते खिलखिलाते बारात जनवासे तक पहुंच गई। हंसते खिलखिलाते, तो बारात क्या है? हमेशा एक वचन, जबकि उसमें बहुत सारे आदमी बैठ के गए, फिर भी बारात एक वचन। इसी प्रकार भीड़, भीड़ भी एक वचन, वहां भीड़ जमा हो गई। जनता भी एक वचन है, प्रजा भी एक वचन है, आदि इनका प्रयोग एक वचन में होता है। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में आ जाते हैं, जैसे छात्र और अभिभावक। छात्र में कौन कौन आता है? छात्रा यानी लड़की भी आ जाती है और लड़के भी आ जाते हैं, इसलिए छात्र और छात्र में दोनों हैं। छात्र भी मतलब लड़का भी है और लड़की भी है, इसलिए बहुवचन में भी प्रयोग कर सकते, एक वचन में भी प्रयोग कर सकते। अभिभावक, अभिभावक में माता और पिता दोनों आते हैं, गार्जियन जो बोलते हैं ना आप लोग। अभिभावक माने माता पिता, देख रेख करने वाले, तो ये भी आपका बहुवचन में आता, वो बहुवचन में आता है। गण शब्द जहां पर जोड़ दिया जाता है तो वो भी बहुवचन बन जाता है। जैसे श्रोता गण, श्रोता माने सुनने वाले और गण माने लोग, सुनने वाले लोग। श्रोतागण, वक्तागण यानी बोलने वाले। ठीक है, और सभागण, सभा में बैठने वाले। ठीक है, सभागण। तो जहां पर गण जोड़ दिया जाता है वह बहुवचन शब्द बन जाता। अब जब बहुवचन बन जाएगा तो हमें बहुवचन की क्रिया लगानी पड़ेगी, और एक वचन बन जाएगा तो एक वचन की क्रिया लगानी पड़ेगी। निम्नलिखित शब्दों का वचन की दृष्टि से वाक्य में प्रयोग कीजिए। बाबूजी, बाबूजी सम्माननीय चीज है, तो बाबूजी बारात में गए। समझ में आया? वचन की, क्योंकि सम्मान है। माताजी, माताजी खाना बना रही हैं। गुरु, मंत्री जी, मंत्री जी भाषण देने आ रहे हैं। गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। भीड़ इकट्ठी हो गई है। जनता भड़क गई है, जनता भड़क गई है। कक्षा शांति से चल रही है। बारात जनवासे तक पहुंच गई है। प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों से मुहावरे बनाकर उनके अर्थ भी लिखिए। आंखें बिछाना, देखो आंख बिछाना मैंने आपको बता दिया। आंख बिछाना माना सम्मान से स्वागत करना, बताया। इंतजार करना भी होता है। और आंखों का तारा, अत्यंत प्यारा, अत्यंत माने बहुत प्यारा। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा। गले का हार, गले का हार माने भी बहुत प्यारा होता है। गले का हार बहुत प्यारा। गले पड़ना यानी मुसीबत आना। गले पड़ जाना यानी मुसीबत। मेरे अरे यार तुम तो 3 दिन से हमारे गले पड़ गया, कितने से जा ही नहीं रहा, मुसीबत बन गया, जा अपने घरे, मार खा कर जा गए। तो गले पड़ना यानी मुसीबत आ जाना।
अब चांदी का जूता, चांदी का जूता यानी रिश्वत, सीधी सीधा रिश्वत दे। चांदी का जूता मारना यानी रिश्वत देना। आगे बात समझ। हाँ, और चांदी होना माने अत्यंत लाभ होना। कभी चांदी चांदी हो गई यार, अच्छा काम चल रहा है यार, मैं दिल्ली में गया तो यार एक ठेकेदार मिल गया तो हमारी तो चांदी चांदी हो गई। चांदी यानी अत्यंत लाभ हो रहा है। नानी याद आना माने मुसीबत में पड़ जाना है। जब आप लोग पेपर देंगे तब आपको नानी याद आ जाएगी, यानी समझ में आ जाएगा कि कितना पढ़ा है, कितनी मेहनत की है। तो नानी याद आना यानी मुसीबतें याद आ जाना। और नानी मरना यानी, नानी मरना का यार उसको पता नहीं चल रहा है। नानी मरना यानी उसकी नानी मर गई तो दुख नहीं होता। नानी मरना चलो देखेंगे, मिलेगा। युक्त का विस्तार देखिए। इसी तरह अन्य व्यंग खोजकर लिखिए। आप लोग व्यंग तो समझ में आ गया ना, व्यंग माने हंसी। तो जिस प्रकार से ये पाठ जो आपका व्यंगात्मक था, उसी प्रकार से शरद जोशी भी व्यंगात्मक कहानियां लिखते। उसके बाद चुटकुले तैयार करके बाद सभा में सुनाइए। देखो ये व्यक्ति देखो कैसा हंस रहा है कि उसके पूरे दांत बाहर निकल आए। इतनी हंस रहा उसकी कि आंखें पूरी खड़ी हो गई, और ऐसे हंस रहा कि उसके बाल खड़े हो गए। ठीक, हाँ। पाठ के आधार पर अच्छी आदतों की सूची बनाइए। तो पाठ में जो जो अच्छी आदतें हैं, खाने पीने की, उठने बैठने की, नहाने धोने की, सुबह से तैयार करने की, क्लास वर्क करने की, जितनी भी अच्छी आदतें हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करो कि ये आदतें अच्छी हैं। आप सबसे अधिक कब हंसे हैं, उस घटना को बाल सभा में सुनाइए। आप जब हंसे हो उसी घटना को सुना सकते हैं बाल सभा। जब भी होगी तो आपको सुनाना पड़ेगा। हंसी मन की गांठ बड़ी आसानी से खोल देती है। बहुत अच्छी बात है। अगर आपका दुश्मन हो, उसके सामने आप मुस्कुरा दीजिए और वो भी मुस्कुरा देगा, तो आपके अंदर जितने मन की गांठें बनी थी, मन में दुर्भाव बना हुआ था, दुश्मनी बनी हुई थी, वो दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती। तो हंसी एक ऐसी चीज है कि मन के अंदर जितनी भी दुर्भाव भरे हुए होते हैं, द्वेष भरा होता है, वो सब मिट जाते। इसीलिए आप लोगों को हंसमुख रहना चाहिए। आप अगर हंसते नहीं हैं तो मुझे ये लगता है कि आपको समझ में नहीं आता। प्रसन्न नहीं रहते हैं तो ये लगता है कि समझ में नहीं आता, है ना। और अगर आप समझते हैं, हंस रहे हैं, तो फिर आपको समझ में भी आता है। चलो, तो हंसी मन की गांठ बड़ी आसानी से खोल देती। समझ में आ गया। चलो इस चीज को आराम से पूरा चालू कर लीजिए और पूरा करें।